नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम यशपाल का जीवन परिचय देखेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अर्थात उनका जो झूठा सच उपन्यास है वह भारत विभाजन के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना विशेषता है। तो यह था लेखक परिचय। अब हम आते हैं मुख्य पाठ लखनवी अंदाज पर। बच्चों, यह पाठ जब लेखक ने लिखा था तो उनका उद्देश्य यह था कि हम यह साबित करें कि बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिखी जा सकती, और इसलिए उन्होंने ऐसे ही इस कहानी की रचना की थी। लेकिन इस कहानी को स्वतंत्र रूप में भी पढ़ा जा सकता है, और इस कहानी की यह विशेषता है। लेखक ने इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि आज के समाज में लोग ऐसे हैं जो दिखावे का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन की यथार्थता कुछ और है, उनका जीवन कुछ और है, लेकिन वे लोगों को कुछ और दिखाना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंकार मार रही थी। मुफस्सिल शब्द आया है यहाँ पे, जिसका आशय है कि किसी शहर का केंद्र। आगे देखते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी लेखक को कहीं दूर नहीं जाना था और वे आराम से जाने के लिए और खिड़की पर से प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। जैसा कि लेखक ने सोचा था कि डिब्बा तो खाली होगा, इसीलिए उन्होंने दौड़कर ट्रेन को पकड़ा। लेकिन जैसा कि उनका अनुमान था वैसा नहीं हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी वहाँ पर कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जब लेखक डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने देखा एक सज्जन, सफ़ेद पोश सज्जन जो देखने से लग रहा था कि वे नवाबी नस्ल के हैं, उस ट्रेन की बर्थ पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हैं। और जैसे ही लेखक डिब्बे के अंदर जाते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जो सज्जन बैठे हैं उनके एकांत में कोई विघ्न, कोई खलल पड़ गया हो।
और उनके चेहरे पर एक असंतोष दिखाई देता है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हूँ। बच्चों, यहाँ ये कहते हैं कि लेखक ने यह सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी लिखने के लिए यहाँ बैठे हों, या फिर यह भी हो सकता है कि देखने से तो इतना नवाबी दिख रहे हैं, इतने बड़े ख़ानदान के दिख रहे हैं और खीरे जैसी मामूली चीज़ का शौक़ रखते हैं, जब सामने वालों को यह पता चलेगा तो इस वजह से उनके चेहरे पर कुछ असंतोष दिखाई दिया होगा। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात जो नवाब साहब बैठे थे उन्होंने कुछ बातचीत करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो यह लेखक सोच रहे थे कि खाली बैठे हुए सोच रहे थे कि नवाब साहब वैसे तो देखने में बहुत ही ख़ानदानी और रईस लग रहे हैं, इनको तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि नवाब साहब का यह अनुमान रहा हो कि सेकंड क्लास में कोई आएगा तो है नहीं, तो हम आराम से सेकंड क्लास में सफ़र कर सकेंगे और अकेले हैं तो खीरे का भी आनंद ले सकेंगे। लेकिन नवाब साहब की जैसी सोच थी वैसा नहीं हुआ, वहाँ पर लेखक भी आ गए। तो ऐसा अब लेखक के सामने वे खीरा कैसे खाएं, ये उनके नवाबी शान पर जो है असर करेगा। इस वजह से शायद वो जो है थोड़ा परेशान हुए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। यानी नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक़ फरमाएं। अर्थात नवाब साहब ने थोड़ी शराफत दिखाने के लिए जो है लेखक से पूछ लिया कि आप खीरा खाएंगे, और लेखक भी नवाब साहब की बातों को भाप गए। उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं आप खाइए, शुक्रिया किबला शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यहाँ लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर नवाब साहब बैठे रहें, खिड़की से बाहर देखा, इसके बाद वह तौलिया को बिछाया और खीरे को खिड़की से बाहर, ट्रेन की खिड़की से बाहर धोया और करीने से बहुत ही नहीं, पहले जो है खीरे को गोद कर वहाँ से झाग निकाला, जैसे हम खीरे के से एक सिरे को काट कर उसको घिसते हैं जिसमें से झाग निकलता है, उसी तरीके से नवाब साहब ने किया। और इसके बाद खीरे को काट काट कर बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले
खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी जो खीरे बेचने वाले लोग रहते हैं वे खीरे खाने का तरीका जानते हैं। और जब कोई ग्राहक खीरा खरीदता है तो उसके लिए जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यानी जो खीरा उन्होंने काट कर सजा कर रखा था उस पर उन्होंने लाल मिर्च और जीरा छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुट से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि नवाब साहब जब खीरे को इस तरीके से काट काट कर सजा के तौलिए पर रखते हैं और उस पर नमक मिर्च जब छिड़कते हैं तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे को खाने के लिए पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने खीरे को काट कर सजा लिया, नमक मिर्च उस पर बुरक दिया। एक बार फिर लेखक से कहते हैं कि वल्लाह शौक फरमाइए, यानी कि आप भी खाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कहते हैं कि जो खीरे की ताजी ताजी फांके कटी थीं उस पर जो नमक मिर्च और जीरा छिड़का गया था उसे देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन क्या करें, पहले इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। लेखक कहते हैं अब पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए अब आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेरा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। लेखक कहते हैं कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस हो रही, यानी इस वक्त इच्छा नहीं है खाने की। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, यानी जो आमाशय है, जो पेट है, वह भी ज़रा कमज़ोर है, कृपया आप खाइए, ऐसा लेखक कहते हैं। जबकि लेखक की इच्छा अंदर से हो रही थी खाने की। नवाब साहब ने शत्रुष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मुद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। लेखक क्या कहते हैं, जब लेखक ने खाने से इनकार कर दिया तो नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे को उठाते हैं, अपनी नाक के पास ले जाते हैं, खीरे को सूंघते हैं और उसके स्वाद से जो उनके मुंह में पानी आ जाता है उस पानी को वह निगल जाते हैं और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो यही उन्होंने खीरे की सभी फांकों के साथ किया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी नवाब साहब एक एक करके सभी खीरे की फांकों को फेंकते चले गए और जब सभी खीरे की फांकों को फेंक लिया तब लेखक की तरह इस तरह से देखते हैं जैसे मानो वह कह रहे हों, यह है खानदानी नवाबों का तरीका खीरा खाने का। तो यहाँ पर वास्तव में नवाब साहब की इच्छा तो थी खीरे को खा लें, लेकिन चूंकि वे नवाब थे
रईस खानदान के थे और उनकी इच्छा होते हुए भी कहीं लेखक के सामने खीरे को नहीं खाना चाहते थे ताकि उनके नवाबी शान में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसलिए वह खीरे को इस तरह से सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यहाँ पर 3 शब्द हैं, खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत। ठीक है। तहजीब का आशय है शिष्टता, नफासत का आशय है स्वच्छता और नजाकत का आशय है कोमलता। यानी लेखक यह समझते हैं अच्छा तो यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत जिस हिसाब से नवाब साहब ने खीरे को खाया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की भी तृप्ति हो सकती है? लेखक कहते हैं कि हम देख रहे थे, हम गौर कर रहे थे नवाब साहब किस तरीके से खीरे को खा रहे थे, किस तरीके से सुगंध से वह स्वाद की कल्पना करके सूक्ष्म तरीके से खीरे को खा रहे थे। यह कोई एब्स्ट्रैक्ट तरीका हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, यानी जो अमूर्त हो, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यानी यह एक सूक्ष्म तरीका हो सकता है। तो यह जरूर कहा जा सकता है कि यह खीरा खाने का यह सूक्ष्म तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? यानी कोई इस तरीके से खीरा खाएगा तो क्या उसका पेट भी भर सकता है? उदर यानी पेट, यानी उसका पेट कभी भर सकता है इस तरीके से? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इधर लेखक सोच ही रहे थे कि क्या ऐसे तरीके से पेट भर सकता है, तब तक उधर नवाब साहब डकार लेते हुए सुनाई देते हैं और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा तो लजीज होता है, यानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का आशय है आसानी से जो पचता नहीं है। जो कहते हैं कि खीरा लजीज तो है लेकिन बहुत शकील है, यानी आसानी से पचता नहीं है, और नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी पेट पर बोझ डाल देता है। इसीलिए इन्होंने खीरे को खाया नहीं बल्कि सूंघ कर उसका रसास्वादन किया और खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नवाब साहब के इस तरीके को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गईं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि अगर खीरे को बिना खाए केवल उसके स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है और पेट भर जाने के बाद डकार भी आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि कहानी लिखने के लिए यदि लेखक चाहे तो बिना किसी पात्र, बिना किसी घटना के भी वह नई कहानी लिख सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा पाठ लखनवी अंदाज। आप लोग इस पाठ को पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।